हेलो एवरीवन। तो अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की एसएसटी हिंदी मीडियम में देखने वाले हैं। और हम लोग जो आज टॉपिक जो बुक स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपकी इतिहास की बुक। इतिहास की बुक में हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो हमारा आज का चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। देखिए, आप लोग अब तक एसएसटी पढ़ते आए हैं 6th क्लास से लेकर 9th क्लास तक, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको सारी पिछली बातें क्लियर होंगी। ठीक है, आपको पता होगा कि पीछे सीक्वेंस क्या क्या रहा है। यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको पिछली लिंक कराती चलूंगी, बताती चलूंगी कुछ पुरानी बातें। बट पुराना अब तक का सारा इतिहास हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ उन्हीं टॉपिक की बात करेंगे जो इस चैप्टर में आए हैं। तो अब भारत में राष्ट्रवाद की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद वर्ड का अर्थ क्या होता है? देखिए, राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है? एकता की भावना। क्या होता है? एकता की भावना, यूनिटी की बात होती है। यहाँ पे मैं सारे वर्ड, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लेकर आ रही हूँ तो प्रॉपर हिंदी में वर्ड है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं एक अलग से वीडियो, प्रॉपर प्लेलिस्ट, अलग सेक्शन उन लोगों के लिए बन जाएगा। ओके, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम आती है। देखिए, वो वीडियो इंग्लिश मीडियम की सुन के समझ तो लेते हैं, बट प्रॉपर जो वर्ड होते हैं ना, जो शब्द होते हैं जो आपको हिंदी में यूज करने हैं, वो हम लोग लिंक नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सेपरेट वीडियो में ही हम ये टॉपिक्स करके चलेंगे। तो एकता की भावना की बात हो रही है। या फिर जब एक, देखो, राष्ट्रीय मतलब क्या होता है? लोगों का ग्रुप, लोगों का समूह, एक राष्ट्र है। तो जब एक राष्ट्र में लोग अपने राजनीतिक, ठीक है, अपने राजनीतिक कह लो, राजनीति से जुड़े, आर्थिक कह लो, पैसे वगैरह से चीजों से जुड़े, धार्मिक कह लो, अपने धर्म से जुड़े, सांस्कृतिक, हर तरीके की चीजों के अधिकार की क्या रखता है? समझ रखता है, और उनको पाने के लिए एकजुटता में काम करता है। तो ये कहलाता है राष्ट्रवाद। अब छोटी सी कहानी, इस चैप्टर को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत, आपको पता है कि एक उपनिवेश था। उपनिवेश मतलब होता है किसी की कॉलोनी था। मतलब किसके अंडर था? जो भारत था अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों के अंडर था ना। किसके? ब्रिटिशर के, हम कह सकते हैं। ब्रिटिशर यहाँ पे हमारे सर पे चढ़ के बैठे हुए थे। ब्रिटिशर थे इंडिया में सर पे चढ़ के बैठने के लिए। कब आए थे? 1600 में आए थे। क्यों आए थे? बिजनेस करने आए थे, व्यापार करने आए थे। क्या सिर्फ व्यापार तक ही सीमित रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे करके 1757 तक पूरी तरीके से हमारे सर पे बैठ के हम पे राज कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। कब गए हमें छोड़ के? 1947 में। क्या प्यार से हाथ जोड़ने से चले गए थे? बिल्कुल नहीं गए। हाथ भी जोड़े, लाते भी मारी, खुद भी डंडे खाए हैं, बहुत मेहनत करी, तब जाके कहीं हमें वो आज़ादी 1947 में, 1957 में जाके वो हमें क्रांति मिली है। 47 में जाके, ओके, 1947 में हमें वो क्रांति, आज़ादी मिली है। अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का जो समय था वो 1914 से 1918 वाला टाइम, 1914 से 1918 वाला टाइम प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। अब क्या ये युद्ध भारत से था? देखो, यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध क्या क्यों नहीं समझा रही हूँ, जितना टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट बात है बस उतनी ही बता रही हूँ। क्या ये युद्ध भारत का था? भारत लड़ रहा था क्या किसी कंट्री से? नहीं, भारत नहीं लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था? ब्रिटेन था पार्ट, ब्रिटिशर थे इसका पार्ट। तो ब्रिटिशर के हम उपनिवेश हैं, भारत ब्रिटिशर के क्या है? उपनिवेश है, उनके अंडर आ रहा है। तो भारत को ब्रिटिशर क्या कर रहे थे? भारत के रिसोर्सेज, भारत के संसाधन, भारत के सैनिक को लड़ाई में यूज कर रहे थे ये लोग। ठीक है, अभी आजाद नहीं हुए हैं तो हम मना भी नहीं कर सकते थे पूरी तरीके से। तो भारत में इस वजह से, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से हमें क्या क्या दिक्कतें देखने को मिली? तो देखिए, पहली बात तो हमारे रक्षा खर्चों में वृद्धि हो गई। हमारे जो खर्चे थे रक्षा में वो वृद्धि हो गई। हम, मतलब हम आज़ाद भारत नहीं है, बस ये दिमाग में रखना है आपको। हम ब्रिटिशर के अंडर आते हैं, फैसले ब्रिटिशर ले रहे हैं चीज़ों के। सिपाहियों की जबरन वृद्धि, मतलब सिपाहियों को जबरदस्ती, बल्कि ग्रामीण इलाकों से तो पकड़ पकड़ के लोगों को फौज में उस टाइम पे भर्ती कर लेते थे और उनको अपनी लड़ाई में इस्तेमाल कर रहे थे। युद्ध के दौरान कीमतों में वृद्धि, युद्ध में सामान बहुत यूज हुआ, चीज़ों की कमी हो गई, मांग बहुत, क्या हो रही थी? मांग हो रही थी लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रही थी, लोगों तक सामान पहुंच ही नहीं पा रहा था, सामान की कमी हो गई थी। और जब सामान की कमी हो गई तो हमें उसकी कीमत बढ़ानी पड़ी। तो ये कुछ दिक्कतें देखने को मिली। देखो, भारत के लोग पहले से ही ब्रिटिशर से बहुत परेशान हैं, बहुत कोशिश कर चुके हैं अब तक भी। ठीक है, पिछली क्लासेस में आपने कोशिशें पढ़ी होंगी, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को सारी कोशिशें याद है तो बहुत लंबे समय से आज़ादी के लिए भूख है अब लोगों में, अब परेशान हो चुके हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे आके आता है रोल गांधी जी का। अब यहाँ पे आके चैप्टर में रोल आता है हमारे गांधी जी का। हुआ पिछले पीछे भी बहुत कुछ है, बहुत सारे इवेंट अब तक हो चुके हैं। ऐसा नहीं है आज़ादी के लिए कोशिश नहीं की जा चुकी है, बहुत कोशिशें की गई हैं। कुछ हद तक प्रभाव ब्रिटिशर पे डाला है, बट हम आज़ाद नहीं हुए हैं। अब गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे।
ठीक है, साउथ अफ्रीका गए हुए थे अपने काम के सिलसिले में, वकील पेशे से वकील थे गांधी जी, और अपने काम के सिलसिले में साउथ अफ्रीका थे। साउथ अफ्रीका में इन्होंने बहुत से काम करे, बहुत सी सामाजिक कुरीतियों मतलब सामाजिक जो अन्याय थे उनके खिलाफ गांधी जी वहां पे लड़े। ये चीज हमें पता है, इसलिए गांधी जी वहां पे एक हीरोइक फिगर, एक हीरो बन चुके थे। तो इंडिया की नजर में भी गांधी जी से बहुत, यहाँ पे भी इंडियंस को भी, भारतीय लोगों को भी गांधी जी से बहुत आस थी। अब गांधी जी की दो फिलॉसफी की अगर हम बात करें कि गांधी जी किन दो चीजों के आधार पर काम करने में यकीन रखते थे, तो वो पहली चीज है सत्याग्रह, दूसरी चीज है अहिंसा। ये हम सब जानते हैं, मुन्ना भाई सबने देखी होगी ना, गांधीगिरी। ठीक है, तो यहाँ पे अहिंसा, अहिंसा मतलब शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, लड़ाई हथियार मार पीट ऐसी कोई भी चीज नहीं करेंगे। मतलब कोई एक गाल पे थप्पड़ मारेगा हम दूसरा आगे कर देंगे, इतनी फिलॉसफी है अहिंसा वाली कहानी। सत्याग्रह की बात करें तो सत्य को स्वीकार करने के लिए आग्रह करेंगे, भाई हम शांति से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी बात मान जाइए, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपकी बातें नहीं मानेंगे, हम आपके आइडियोलॉजी से आपके तौर तरीकों से काम नहीं करेंगे, ये सब चीजें, लेकिन हम शांत रहेंगे, लड़ाई दंगा नहीं करेंगे। ये गांधी जी की फिलॉसफी थी, सत्याग्रह और अहिंसा। अब गांधी जी ने भारत में आते ही कुछ आंदोलन गांधी जी के हमें देखने को मिले, जिन आंदोलनों को एक तरीके से हम कहेंगे सफलता मिली, और वो सफलता की वजह से गांधी जी का यहाँ पे भी दबदबा बहुत ज्यादा देखने को मिला। अब क्या है वो, देखो नाम ही है बुक में, बहुत कहानियां तो नहीं समझाई है, बट मैं थोड़ी थोड़ी कहानी सबके बारे में बताऊंगी आपको, ताकि आपके दिमाग में इनकी स्टोरी छप जाए। 1917 चंपारण सत्याग्रह, चंपारण बिहार का पार्ट। चंपारण में हुआ क्या, किसानों से जबरन करवाई जा रही थी इंडिगो यानी नील की खेती। ठीक है, किसान एग्री हो या ना हो, 3 कटिया सिस्टम चलता था, मतलब जैसे अगर इतने खेत हैं तो आप इतने पार्ट पे क्या करेंगे, नील की खेती करेंगे। लेकिन किसी कारणवश आपको पता है कि जर्मनी ने आधुनिक सिंथेटिक नील की खेती करनी स्टार्ट कर दी थी, तो यहाँ पे नील की खेती का उतना ज्यादा ब्रिटिशर को फायदा नहीं मिल पा रहा था। बस इतनी कहानी समझो, ज्यादा नहीं। तो चंपारण के एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ला गांधी जी से बात करने गांधी जी के पास, जब कांग्रेस का एक सत्र चल रहा था लखनऊ में, तो वो गांधी जी से बात करने गए। अब गांधी जी ने एक बार उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि इतने लोग परेशानियां लेके आते थे, नहीं सुन पाए गांधी जी। तो आगे आगे वो जाके जहां जहां गांधी जी जा रहे थे, राजकुमार शुक्ला जी ने उन्हें फॉलो किया और वो गांधी जी के आश्रम तक गए। अब गांधी जी ने देखा कि भाई ये इंसान जो है ये बहुत परेशान है, मुझे इसकी बात सुननी चाहिए। तो गांधी जी ने उनकी बात सुनी, उन्होंने गांधी जी को सारी दिक्कतें परेशानी बताई चंपारण में हो रही, और गांधी जी वहां से चंपारण आके रहे। चंपारण आए, वहां पे रुके, लोगों की समस्या सुनी, किसानों की हालत देखी। अब वहां के जो हेड थे, जो वहां के मैजिस्ट्रेट थे उस समय पे, वो आए गांधी जी के पास एक नोटिस लेके, ये लीजिए मिस्टर गांधी, आप यहां से वापस जाइए, ये आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर दी जाएगी। हाँ, अगर आप वापस चले जाते हैं तो हम आपको माफ कर देंगे। अब गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा लिसन मिस्टर, इट्स यू हु आर आउटसाइडर हेयर, मतलब आप हो जो यहाँ पे बाहर से आए हो, मैं कोई बाहर से नहीं आया हूँ, ये मेरा देश है, मेरे देश के राज्य हैं, और मैं चंपारण को ही अपना घर बनाऊंगा और यहाँ पे रह के अपने लोगों की परेशानियों को दूर करूंगा। ये चीजें हुई, गांधी जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई, उन्हें जेल में डाला गया। बट इतने लोग थे, इतने भीड़ इकट्ठा हो गई, दूर दूर से लोग चल के गांधी जी का सपोर्ट करने आ रहे थे, तो ब्रिटिशर को अंत में घुटने टेकने पड़े और इस मूवमेंट में उन्हें गांधी जी की बात माननी पड़ी। तो 1917 का मूवमेंट एक सक्सेसफुल मूवमेंट था। देखो, डिमांड करी थी कि 50% तक हमारी चीजों का शेयर मिल जाए, ये बातें बुक में नहीं मेंशन, बट थोड़ा कहानी समझ में आज इसलिए बता रही हूँ। ब्रिटिशर 25% पे एग्री हो गए। कुछ लोगों ने गांधी जी से कहा भी कि हम चाहते थे हमें 50% मिले, आप 25 पे एग्री हो गए। गांधी जी ने कहा अभी ये मत देखो कि 50 का 25 मिल रहा है, देखो ये कि वो लोग झुकने के लिए तैयार हो गए हैं, तो इसे अपनी पहली जीत मानो। तो ये बात थी चंपारण की। उसके बाद हम बात करते हैं खेड़ा में। खेड़ा गुजरात का एक पार्ट। हुआ क्या, फसल हुई नहीं, इस साल पड़ गया अकाल। ठीक है, फसल हुई नहीं, पड़ गया अकाल। 1917 में पड़ गया था अकाल, फसल ही नहीं हुई, किसानों के पास पैसा कहां से आएगा। तो किसान ने ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट करी, पिटीशन डाली कि भाई हमारा टैक्स माफ कर दो। ब्रिटिशर गुस्से में, कोई टैक्स माफ नहीं होगा, अगर टैक्स नहीं दोगे तो पकड़ लेंगे, जेल में डालेंगे, जमीन जब्त कर लेंगे। भाई पैसा नहीं, पिछले साल फसल नहीं हुई, चीजें नहीं हुई, अगेन वही प्रोटेस्ट हुआ, लोग इकट्ठा हुए, लोग शांति से बैठे, ब्रिटिशर के खिलाफ बोले, और जाके एट लास्ट ब्रिटिशर को टैक्स माफ करना पड़ा। ब्रिटिशर ने इस साल का टैक्स माफ करा, प्लस कुछ टैक्स रेट में कमी भी करी। तो इस मैटर में भी हम गांधी जी की सफलता को देख सकते हैं। ये दोनों मूवमेंट थे किसान के लिए, ये दोनों सत्याग्रह थे किसान के लिए। अब अगला सत्याग्रह जो अहमदाबाद में हमें देखने को मिला वो था मिल स्ट्राइक के लिए, मतलब श्रमिकों के लिए। देखिए हुआ क्या था,
प्लेग नाम की एक बीमारी थी जो रैट से फैलती है। ठीक है, तो प्लेग नाम की एक बीमारी फैल चुकी थी, बहुत बीमारी, मतलब इंसानों के पास पैसे की कमी, परेशान है, श्रमिक परेशान है। अब यहाँ पे बात आ रही थी जो आपके वर्कर्स होते हैं इनको काम करने के बदले में वेजेस मिलते हैं, पारिश्रमिक मिलता है, अपने श्रम के बदले का पारिश्रमिक मिलता है। तो एक तो पैसा नहीं, सैलरी तो आप नाम मात्र की हमें दे रहे हो। तो लोग डिमांड कर रहे थे कि 50% से हमारा पारिश्रमिक बढ़ना चाहिए, और मालिक कह रहे थे 20% बढ़ाएंगे। तो जितने भी श्रमिक थे वो कह रहे थे कि 20% से होगा क्या, पहले ही आप हमें इतना कम पैसा दे रहे हो जो दे रहे हो, तो ये जो 20% बढ़ाओगे इससे हमारा गुजारा नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें डिस्कशन, ये प्रॉब्लम की वजह थी, इसलिए गांधी जी को अहमदाबाद में बुलाया गया। यहाँ पे गांधी जी ने अपनी पहली भूख हड़ताल की थी। ठीक है, आज की डेट में भी आप लोग यूज करते हो ना इस चीज को, घर पे अपनी कोई बात मनवानी होती है, कुछ सामान मंगवाना है या कुछ भी चीज है, तो खाना नहीं खा के मुंह फुला के रूस के हम दिखा देते हैं। तो ये रूस के दिखाने की जो कहानी गांधी जी ने शुरू करी थी, ये कहाँ से करी थी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से। और नतीजा क्या रहा, वो 50% चाहते थे श्रमिक, 20% मालिक देना चाहते थे, कितना परसेंट मिला, नतीजा रहा 35%। ब्रिटिशर एट लास्ट सारी चीजों के बाद कितने पे एग्री हुए, 35% से। तो इसको भी हम एक सफलता मान सकते हैं कि हमने अपनी बात उनसे मनवा ली, जितना वो चाहते थे उससे ज्यादा लिया। ये तो गांधी जी और उनके 3 आंदोलन हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही उनके भारत में आने के बाद तुरंत ये आंदोलन देखे और इसमें उनकी सफलता देखी। अब देखिए इसके बाद एक इवेंट हम देखेंगे, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जिसे एक ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। ये एक्ट था क्या, 1919 में एक्ट हुआ, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल बात है, ब्रिटिशर ने ये एक्ट लगाया, ब्रिटिशर ने इस एक्ट को पास करवाया कि कोई भी भारतीय अगर भारत, मतलब कोई भी भारतीय भारत में ब्रिटिशर के खिलाफ बोलता हुआ दिखेगा, ब्रिटिशर के खिलाफ किसी पॉलिसी, उनकी किसी राजनीति के खिलाफ प्रदर्शन करता दिखेगा, या कुछ भी षड्यंत्र करता हुआ दिखा, या ब्रिटिशर को शक भी हुआ, हमें शक भी है कि ये पर्सन जो है ऐसा प्लान कर सकता है, तो हम पकड़ेंगे और उसे उठा के डाल देंगे जेल में, सिर्फ शक के बिना पर भी। ऐसा नहीं है आप कुछ कर रहे हो, आप रोडों पे आ गए हो, आप धरने दे रहे हो तभी हम कर रहे हैं, मुझे यानी ब्रिटिशर को अगर शक भी हो गया तो पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। क्यों ब्रिटिशर को ऐसा एक्ट लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस टाइम पे लोग सरकार के खिलाफ उतर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। गांधी जी आ गए हैं, लोग मासिव भीड़ इकट्ठा हो रही है, रिवोल्ट कर रहे हैं शांति से, वही धरने दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस चीजों को रोकने के लिए ये रॉलेट एक्ट लाया गया कि हम पकड़ के 2 साल के लिए जेल में बंद कर देंगे, बिना पूछताछ के, कोई मुकदमा नहीं चलाएंगे कि तुम सही साबित हो जाओ कि तुम ये नहीं कर रहे थे, तुम वो कर रहे थे, पूछा ही नहीं जाएगा। सर पकड़ा, मुझे शक है, मैं ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर हूं, मुझे इस इंसान पे शक है, ये ऐसा कुछ कर सकता है, पकड़ूंगी और 2 साल जेल में डाल दूंगी। अच्छी बात है कोई, ये नहीं, बुरी बात है भाई, इसलिए इसे ब्लैक एक्ट कहा गया, कोई सेंस ही नहीं है। ऐसे तो पुलिस वाले किसी से भी अपना बदला निकालने के लिए जेल में डाल सकते हैं किसी को भी। तो ये चीज थी। रॉलेट एक्ट के चलते ही 2 पर्सन को ना गिरफ्तार कर लिया गया, 2 लीडर थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब लोग अपने लीडर की गिरफ्तारी के बारे में बात करने के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक दिन जिसे कहा जाता है बैसाखी त्योहार जो है उस पे, यानी 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा हुए। कब, 13 अप्रैल 1919 को लोग बिहार के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। कहाँ इकट्ठा हुए, बिहार के जलियांवाला बाग में। ये कहानी शायद आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से पता भी होगी। बिहार के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए, बात करनी थी, दिन था, मौका था, तो बच्चे, बूढ़े, औरतें सब इकट्ठा थे। अब जनरल डायर ने 13 अप्रैल से पहले रातों रात ही मार्शल लॉ लगा दिया। क्वेश्चन आता है मार्शल लॉ क्या होता है। मार्शल लॉ होता है बेटा सैनिक का शासन, सैनिक रूल, जब सारी पावर किसके हाथ में दे दी जाती है, सैनिक के हाथ में। जैसे कंपेयर करो इसको आज की धारा 144 से, आज भी मिलिट्री रूल लग जाता है ना। अभी दिल्ली में राइट्स हुए थे, दिल्ली में अभी थोड़े टाइम पहले ही राइट्स हुए थे, तब मिलिट्री रूल लग गया था। और भी ऐसे बहुत सारी चीज होती हैं, जैसे वो कोई लीडर अरेस्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल, लोग उसके धरने में उतर रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे समय पे धारा 144 लगा दिया जाता है कि आप लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, 4 लोग से ज्यादा एक जगह इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते, खड़े होंगे तो 1-2 वार्निंग के बाद शूट का ऑर्डर होता है, उनको मारने का ऑर्डर आ जाता है। आज की डेट में भी ये चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन तब रातों रात मार्शल लॉ, सैनिक शासन, सैनिक प्रशासन किसने, जनरल डायर ने इशू करवा लिया। ये लोग इकट्ठा है, लोगों को तो खबर ही नहीं मिली कि मार्शल लॉ लग चुका है। आपके यहाँ तो फिर भी अनाउंसमेंट होती है, ठोक ठोक के बताया जाता है, इतनी हार्श रूल नहीं है, अनाउंसमेंट की जाती है, 10 बार 10 बार वार्निंग दे दी जाती है, बल्कि
इतने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए जाते हैं। लेकिन मार्शल लॉ के केस में रातों रात मार्शल लॉ लगा दिया, लोगों को पता नहीं है। अगले दिन सारे लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा थे। अब अकॉर्डिंग टू द रूल जनरल डायर आए। जनरल डायर ने सैनिकों को वहां पे जलियांवाला बाग में एंट्री दे दी। एक ही गेट है, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अंदर एंट्री, सारे सैनिक अंदर और फायर का ऑर्डर। गोलियां चल रही हैं, ठीक है। मूवी देखो, मूवी भी है ना, आप कनेक्ट कर पाओगे, बहुत अच्छे से चीजें पिक्चराइज कर पाओगे। गोलियां चल रही हैं, सामने इतने सारे क्या हैं, सारे बच्चे बूढ़े सब इकट्ठा हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कूद के भागने की, बट दीवारें इतनी ऊंची हैं, कूद के नहीं भाग पा रहे हैं, ठीक है। वहां पे एक कुआं था, देखिए अब बहुत से लोग कूद गए ये सोच के कि इनकी गोलियों से मरने से तो अच्छा है कूद जाते हैं। कुछ भाग दौड़ में उसमें गिर गए होंगे, कुछ भी हो सकता है कि कुछ लोग जानबूझ के कूद गए कि ब्रिटिशर से मरने से अच्छा है तो हम यहाँ कूद के खुद की जान दे दें, या फिर हो सकता है कुछ लोग भाग दौड़ में उसमें गिर गए हों। तो बहुत से लोग मारे गए इस चीज में, और इसी को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, ठीक है। बहुत निंदा हुई भारत में, भारत के बाहर भी, ब्रिटिशर में भी बहुत से लोगों ने इसकी निंदा करी। भारत में तो लोगों के मन में बहुत आक्रोश था, बच्चे बूढ़े सब मारे गए हैं, औरतें मारी गई हैं ना जाने कितनी बेमतलब की बात के लिए, कोई लॉजिक नहीं था यहाँ पे मारने का, ठीक है। तो ये चीजें एक अपनी पावर दिखाने के लिए, दबदबा दिखाने के लिए, लोगों में डर पैदा करने के लिए, ये एक बहुत ही बुरा, एक जिसे कहते हैं ना डिसग्रेसफुल की बहुत ही बुरी चीज मानी गई। भारत में इसके खिलाफ बहुत जगह हड़तालें हुई, पुलिस के खिलाफ मोर्चे निकाले गए। पुलिस इंडिया की पुलिस नहीं है ना उस टाइम पे, क्योंकि हम आजाद नहीं हुए, ब्रिटिशर के खिलाफ निकाली गई। सरकारी इमारतों पर हमला किया गया। प्लस एक चीज मैं और आपको बताऊं, आप लोग सब जानते होंगे किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को। पता है हमें रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिशर ने क्या दिया था, जन गण मन के लिए नाइटेंगल का टाइटल दिया था। उनको क्या मिला था, नाइटेंगल। उनके नाम के आगे क्या लगा दिया गया था, नाइटेंगल लगा दिया गया था। तो ये नाइटेंगल जो उनके नाम के आगे लगाया, ठीक है, ये उपाधि उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कर दी वापस, कि आप हमें एक तरफ दे रहे हो उपाधि और एक तरफ हमारे देश के भाई बहनों बच्चों के साथ ऐसा सुलूक, तो ये उपाधि आप वापस लो, हमें आपका दिया हुआ कोई भी सम्मान नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीज यहाँ पे हो रही थी। तो इतना हम आज की वीडियो में देखते हैं। ये रॉलेट एक्ट देखा हमने, जलियांवाला बाग देखा। इसके बाद आगे की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि इसके बाद किस तरीके से और इवेंट यहाँ पे हुए, जिससे हम ब्रिटिशर पे दबाव डाल रहे हैं कि अब हम आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, अब हमें आज़ादी चाहिए और हम आज़ादी आपसे लेंगे। तो ये सब चीज़ें राष्ट्रवाद की भावना को दिखाती हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप इसको देखिए और इस तरीके से अपने पास सारे नोट्स बना के चलिए। बाकी आगे के टॉपिक अगली वीडियो में करेंगे।